प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर वाक्य। देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वाक्य और इसके अंग कौन कौन से होते हैं। इन वाक्य की परिभाषा, इसके अंगों की बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसे कि इसी से पता लग गया आपको कि वाक्य के भेद 2 होते हैं। इनके अंतर्गत इनकी परिभाषाएं भेद पढ़ेंगे और वाक्य विग्रह कैसे किए जाते हैं ये इसमें पढ़ेंगे। तो आपके पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए इंडेक्स दी हुई है, आपको कितना ज्ञान है इसको फिल करो और आप सबमिट कर देना। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अनुमिता और सपना पक्की सहेलियां हैं। अनुमिता और सपना। दीपक आज विद्यालय नहीं जाएगा। आज क्रिसमस का त्यौहार है। मुझे गाय का गर्म दूध पीना है। आज रविवार है अतः विद्यालय बंद है। तो ये अनेक प्रकार के क्या हैं, ये वाक्य हैं। तो ये सभी क्या हैं, सार्थक ध्वनियों से, शब्दों के समूह से बने हुए और इनमें जो कथन कहे गए हैं वो अपने आप में पूर्ण है। पूरी तरह इनके अर्थ को व्यक्त किया जा रहा है। गाय का गर्म दूध पीना है, क्रिसमस का त्यौहार है, दीपक आज विद्यालय नहीं जाएगा। ये सब क्या है, सार्थक, इनके सही अर्थ हैं और किसी न किसी निश्चित अर्थ को स्पष्ट ये कर रहे हैं। तो देखिए वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करता है, अपनी मन की बात को पूरी तरह से व्यक्त करता है। तो आपको पता है, वह शब्द जो किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे वह वाक्य कहलाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, पूरा अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब वाक्य के अंगों की हम चर्चा करें तो आपके पहले भी पढ़े हुए हैं। वाक्य के 2 अंग होता है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब देखो उद्देश्य क्या है, किसे कहा जाता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। समझने के लिए हमने बता दिया, कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। जैसे अभिषेक पतंग उड़ा रहा है, सुबोध अभिनय कर रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। पतंग कौन उड़ा रहा है, अभिषेक। अभिनय, नाटक कौन कर रहा है, सुबोध, इन रंगमंच पर अभिनय कर रहा है। मिठाई कौन बना रहा है, हलवाई। तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा। तो ये अभिषेक, सुबोध, हलवाई क्या करता है, और कर्ता ही क्या होता है, वाक्य क्या उद्देश्य होता है। ठीक, इनके बारे में ही बताया गया कि हलवाई क्या कर रहा है, मिठाई बना रहा है, सुबोध अभिनय कर रहा है, अभिषेक पतंग उड़ा रहा है। इनके बारे में ही आगे बात की गई है। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य का विस्तार। अब देखो वाक्य का उद्देश्य 1, 2 या 2 से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि एक ही कर्ता हो, वाक्य में अनेक कर्ता भी हो सकते हैं। समझने का तात्पर्य यह है, अर्थ यह है, इसमें यही कहा गया है क्योंकि उसमें उद्देश्य की विशेषता बताने वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। तो हम सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि वाक्य के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, और उद्देश्य में विशेषता लाने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन उद्देश्य से पहले जो शब्द आते हैं वो सारे उद्देश्य के विस्तार होते हैं। जैसे छोटे बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में कौन खेल रहे हैं, बालक। बालक शब्द से पहले क्या लगाया, छोटे लगाया, तो छोटे क्या है, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य है बालक, यानी कर्ता को न काम करने वाला बालक। इससे पहले जो शब्द हैं वो क्या है, उद्देश्य के विस्तार। तो छोटे क्या है, विस्तार है। ठीक है, उद्देश्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना। उद्देश्य किसका हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके द्वारा वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देखिए विधेय। विधेय किसको कहा जाता है, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। इन उद्देश्य से जो कार्य करता है वो है विधेय। जैसे ऊपर वाले वाक्य में हम बात कर सकते हैं, अभिषेक क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा विधेय हो गया। सुबोध क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो अभिनय कर रहा है, ये क्या है, पूरा विधेय। हलवाई मिठाई बना रहा है, ये मिठाई बना रहा है, ये पूरा का पूरा वाक्य शब्द जो बच गया वो है विधेय, जो क्या है, कर्ता के द्वारा किए गए विधान को बताता है, कार्य को बताता है। जैसे उद्देश्य का विस्तार होता है, ठीक इसी प्रकार से विधेय का भी क्या होता है, विस्तार होता है। विधेय का विस्तार देखिए,
मूल विधेय को पूरा करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। ये शब्द क्या हैं? विधेय का विस्तार होते हैं। जैसे दिवाकर अपनी साइकिल से जाता है। इस वाक्य में अपनी विधेय का विस्तार है। दिवाकर कौन है? काम करने वाला। अपनी साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, ये तो उसका कार्य होगा साइकिल से जाना। लेकिन उससे पहले अपनी लगा हुआ शब्द, ये क्या है? उद्देश्य। ये होगा विधेय का विस्तार, क्योंकि ये विधेय है, विधेय से पहले आ गया विधेय का विस्तार। अब उद्देश्य दिवाकर, उद्देश्य से पहले अगर कोई शब्द आता तो क्या हो जाता? वह है उद्देश्य का विस्तार हो जाता। तो देखिए ध्यान से, विधेय का जो विस्तार है उसमें क्या क्या आता है? विधेय में क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार तथा विस्तारक का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने बात कर ली वाक्य के अंगों की। 2 अंग होते हैं, उनका रूप कैसा होता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेदों की। तो पिछली क्लासेस में भी आपके पढ़े हुए वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं आपको पता है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जो नाम है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया, संकेत वाचक हो गया, इच्छावाचक और संदेहवाचक वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सरल वाक्य, जैसे ये नाम से पता लग रहा है, परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सुब्रत गीत गाता है, यानी सीधा सीधा वाक्य है, जिसमें सुब्रत क्या है? उद्देश्य हो गया, गीत गाता है क्या? उसका विधेय हो गया। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलता है, शतरंज के खिलाड़ी आपको ही पता है। विश्वनाथन आनंद विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी यहाँ है हमारे भारत देश के। तो विश्वनाथन आनंद तो नाम हो गया, करता होगा, काम करने वाला, क्या करता है? शतरंज खेलता है। शतरंज खेलता है विधेय हो गया, और विश्वनाथन आनंद इसका नाम जो है, कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, ये कर्ता यानी उद्देश्य, ये विधेय। इसमें क्या होता है? एक एक होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। अब देखिए दूसरा संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता लग रहा है संयुक्त का अर्थ था जुड़ना, जहाँ क्या होते हैं? 2 वाक्य होते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य यानी सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है। अब समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से होते हैं? पर, किंतु, परंतु, और, तथा, या, ये होते हैं समुच्चय बोधक अवयव। इनके द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। अपने आप में 2 सरल वाक्य होते हैं, यानी पूरे वाक्य होते हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आई, तो पर समुच्चय बोधक है। देखिए मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, ये पूरा वाक्य अपने आप में। ठीक है। तुम नहीं आई, ये भी एक पूरा वाक्य। 2 वाक्य हो गया, पहला और दूसरा, दोनों को पर के द्वारा जोड़ दिया गया। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी इसलिए मैं विलंब से पहुंचा। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, एक वाक्य हो गया। दूसरा आ गया मैं विलंब से पहुंचा, 2 वाक्य है, और बीच में क्या है? इसलिए। इसलिए इसमें क्या आ गया? समुच्चय बोधक। संयुक्त वाक्य में बता दिया आपको। मेरे पिताजी वकील और मेरी माताजी अध्यापिका हैं। पिताजी क्या? वकील, और के द्वारा क्या? दूसरा वाक्य जोड़ दिया, मेरी माताजी अध्यापिका हैं। तो ये क्या हैं? एक दूसरे पर निर्भर नहीं, अपने आप में पूरे वाक्य हैं, पर इसलिए और के द्वारा इनको जोड़ा गया है, तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखिए मिश्रित वाक्य। जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है? देखो इसमें तो 2 सरल वाक्य थे, लेकिन इसमें क्या है? एक वाक्य तो प्रधान वाक्य होता है और एक होता है आश्रित या गौण। ध्यान से समझिए, इसमें तो 2 सरल वाक्यों से शब्द बने थे और समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़े गए थे। हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ा जाता है या समुच्चय बोधकों के द्वारा जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब किसी एक वाक्य को
हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। यानी एक पूरा वाक्य होगा सरल वाक्य और दूसरा क्या पहले पर निर्भर होगा, किसी एक पर दूसरा निर्भर होगा, यानी पूरा नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने पेंसिल नहीं चुराई। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ये तो अपने आप में पूरा वाक्य हो गया, एक तो सरल वाक्य हो गया, प्रधान हो गया मुख्य वाक्य। उसने पेंसिल नहीं चुराई, ये बात किस पर निर्भर है, पहले वाले इस वाक्य पर निर्भर है और की के द्वारा उसको जोड़ा गया है, ये होता आश्रित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है या सफलता पाता है। जो परिश्रम करता है ये पूर्ण वाक्य है, पूरा वाक्य है। वह सफलता पाता है, सफल कब होता है, परिश्रम करने पर। तो ये पूरा सफलता किस पर निर्भर है, आश्रित है, मेहनत पर, परिश्रम पर। तो ये क्या हो गया, आश्रित। और बीच में क्या है, अर्धविराम का प्रयोग किया गया, अल्प विराम। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है ये पूरा वाक्य है, अपने आप में प्रधान वाक्य है और की के द्वारा जोड़ दिया गया इसको। आज वर्षा होगी, संभावना बता दी है कि वर्षा होगी, तो ये क्या है, आश्रित वाक्य है। तो हम कह सकते हैं इनमें क्या होता है, एक तो प्रधान वाक्य होता है या मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली वाक्यों की। अब हम बात करते हैं वाक्य परिवर्तन। अब एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना भी हमारे परीक्षा में आता है, या हम कह सकते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वाक्य परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, जैसे कुछ सरल है इनके बनाने के नियम। तो सबसे पहले देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी दो अलग अलग वाक्य, पूरे वाक्य बनाएंगे। आपको पता सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य विधेय होता है, संयुक्त में क्या दो वाक्य होते हैं, तो एक वाक्य का दो वाक्य बनाएंगे। फिर उन वाक्यों में क्या करेंगे, समुच्चय बोधक लगाएंगे। आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजक या समुच्चय बोधकों का हम प्रयोग करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से वाक्य हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सरल वाक्य, वह साइकिल खरीदने के लिए नुमाइश गया। वह साइकिल खरीदने के लिए नुमाइश गया, तो वह कौन है, करता, काम करने वाला। नुमाइश गया, ये क्या है, इसका विधेय है, तो ये तो हो गया सरल वाक्य। वह साइकिल खरीदेगा इसलिए नुमाइश गया, इसलिए लगा दिया, दो वाक्य बना दिए एक वाक्य का। देखिए, वह साइकिल खरीदने के लिए नुमाइश गया, तो इसमें आ गया वह साइकिल खरीदेगा, इसलिए कहाँ गया है, नुमाइश गया, दो हो गए। वह साइकिल खरीदे एक वाक्य हो गया, नुमाइश गया एक अलग वाक्य हो गया, पूरे पूरे वाक्य आ गए और इसमें इसलिए जोड़ दिया गया। सर्कस ख़त्म होने के बाद हम बाज़ार चले गए। सर्कस ख़त्म हो गया और लगा के बना दिया, हम बाज़ार चले गए। इसी प्रकार से ये वाक्य हो गया। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। अब आपको पता होना चाहिए मिश्रित वाक्य में क्या है, एक तो प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। तो सरल वाक्य में तो एक ही होगा वाक्य, इसको मिश्रित बनाने के लिए क्या करेंगे, सरल वाक्यों को दो वाक्यों में बनाएंगे हम, एक तो आश्रित एक प्रधान वाक्य। और उसको किसके द्वारा जोड़ेंगे, उन्हें, जो, जिन्हें, की, क्योंकि, जब, जिसने, जहाँ आदि योजकों से हम जोड़ देंगे। फूलों को देखते ही मुझे शानू की याद आ गई, ये तो एक वाक्य है पूरा। अब जब मैंने फूलों को देखा, जब के द्वारा उसको जोड़ दिया, जब तब के जब मैंने फूलों को देखा मुझे शानू की याद आ गई, बीच में अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, टुकड़ा बना दिया वाक्य का। जब मैंने फूल को देखा मुझे शानू की याद आ गई, शानू की याद आ गई क्या है, मुझे शानू की याद आ गई, पूर्ण वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। ये वाला जो वाक्य है वो क्या है, आश्रित। छुट्टी होने पर हम खेलने चलेंगे, जब छुट्टी होगी तब हम खेलने चलेंगे, जब तब के द्वारा इसे जोड़ दिया गया है, ये तो प्रधान हो गया और ये हो गया आश्रित। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य है। फिर हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने। तो आपको पता है संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, दो सरल उपवाक्य होते हैं, लेकिन मिश्रित में क्या होता है, आश्रित होता है एक। तो संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में एक वाक्य को प्रधान या मुख्य बना दिया जाता है, दूसरे को आश्रित वाक्य में बदल दिया जाता है। जैसे
मैंने बटन दबाया और पंखा चलने लगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया पंखा चलने लगा। आ गया। जैसे मैंने बटन दबाया मुख्य हो गया, पंखा चलने लगा। बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई। और के द्वारा जुड़ा हुआ, आपको पता है और के द्वारा जुड़े संयुक्त हैं, दो हैं अलग अलग पूर्ण वाक्य। जब बस के ब्रेक फेल हो गए तो वह टकरा गई, तो के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य। उदाहरण, अर्थ के आधार पे 8 भेद बताए थे, तो देखिए अर्थ के आधार पे कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या, किसी घटना और कार्य के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी जिस वाक्य के द्वारा किसी घटना के होने अथवा कार्य करने का बोध होता है वो होता है विधानवाचक वाक्य। जैसे भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई थी। यानी किसी कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना नंबर 2। दूसरा इसमें निषेधवाचक। निषेध का अर्थ होता है मनाही, यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। किसी काम को नहीं करने की बात कही जाती है, मना कर दिया जाता है। नहीं का भाव होता है नकारात्मक, मनाही हम कह सकते हैं। निषेधवाचक वाक्य यानी जिस वाक्य से क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह विद्यालय नहीं गया, नकारात्मक हो गया, देखो मना कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, ये क्या, नकारात्मक। नहीं का प्रयोग जहाँ न, नहीं आदि, मत आदि आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न का बोध हो। यानी जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या तुम प्रतिदिन अभ्यास करते हो, क्या का प्रयोग हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गए। क्या भारत विश्व विजेता बन जाएगा, यानी विश्व को जीत लेगा, प्रश्न का भाव है क्या। आज्ञावाचक, पता ही लग रहा है आपको, इसी नाम से आज्ञा, जहाँ क्या आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध किया जाता है। यानी जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का भाव प्रकट होता है वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे अमित तुम अपना काम करो, आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है। रोहन धूप में बाहर मत जाओ। विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य, आपको पता है, आपने शब्द पढ़ रखे हैं विस्मयादि वाचक शब्द, जहाँ आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, घृणा, हर्ष, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट होता है। वो तो शब्द है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, वाक्य की बात। तो जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता, क्रोध, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वो वाक्य कहलाते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, संबोधन हो गया और चिन्ह भी आ गया, संबोधन चिन्ह। वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार के शब्दों के वाक्य लगे हुए क्या बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे, जिन वाक्यों में विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग हुआ है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा संदेह संभावना प्रकट हो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संदेह होती है शंका, संदेह हम किसको कहते हैं, शंका को कहा जाता है। शायद आज माँ वापस आ जाए, तो यहाँ निश्चित स्थिति नहीं होती है, निश्चित स्थिति नहीं होती, संदेह रहता है। जैसे है वाक्य शायद आज माँ वापस आ जाए, तो माँ आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, शायद संभावना प्रकट की गई है। वह भी स्टेशन पहुँचा ही होगा, निश्चित बात नहीं है, अनिश्चित का भाव है, पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। इच्छावाचक नाम से पता लग रहा है, जिसमें क्या है, किसी इच्छा को, आशा को, आशीर्वाद को प्रकट किया जाता है। ये शब्द होते हैं और जिनका प्रयोग हो जाता है तो वाक्यों में तो वाक्य बन गए। तो जिस वाक्य के द्वारा इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीष, आशीष होता आशीर्वाद, प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, आशीर्वाद दिया गया है। अब तो भोजन मिलना ही चाहिए, या अब तो भोजन मिलना चाहिए, ये क्या, इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य, नाम से पता लग रहा है, संकेत को प्रकट किया जाता है। जिस वाक्य के द्वारा अपेक्षा या संकेत प्रकट हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते तो मुझे प्रसन्नता होती। यदि तुम अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होते यानी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते, नंबर आते, तो क्या होता, मुझे प्रसन्नता होती।
एक बात दूसरी बात पर संकेत करती है। यहाँ प्रश्नता किस पर निर्भर करती है? पहले वाले वाक्य पर। संदीप परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। संदीप परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, यानी मेहनत किस सफलता किस पर निर्भर है? मेहनत करने पर। यानी आश्रित वाक्य जो हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले रचना के आधार पे, उसी के अनुसार संकेतवाचक वाक्य बनते हैं, उसी की तरह होते हैं जो एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है। तो इसमें भी क्या निर्भरता, आश्रित का भाव बताया गया, एक वाक्य दूसरे वाक्य के संकेत पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।